नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सबको विदित है कि हम अपने इस चैनल पर पढ़ रहे हैं हिंदी, और हमने अब तक जो हिंदी साहित्य की क्लासें ली थी दोस्तों, तो कुछ मित्रों की फरमाइश पर या कुछ मित्रों के बार बार कहने पर हम दोस्तों बीच में अब जो टॉपिक चालू कर रहे हैं वो है अपने रचनाओं के टॉपिक। क्योंकि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो काफ़ी लंबा है दोस्तों, और उसमें हमने संक्षिप्त लगभग पढ़ लिया है। आधुनिक काल में महावीर प्रसाद द्विवेदी का द्विवेदी युग हमारा चल रहा था दोस्तों, और उस पर संक्षिप्त हम आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम कुछ रचनाओं के विषय में पढ़ते हैं दोस्तों। जैसा कि आज आपके सामने जो रचना हम पढ़ रहे हैं दोस्तों वो है लहरों के राजहंस। यह है मोहन राकेश का नाटक है दोस्तों। जैसा कि हम सबको विदित है कि नाटक और एकांकी ऐसे होते हैं जिनके मध्य पात्रों से कथा कहानी आगे बढ़ती है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम लहरों की राजहंस, जो कि मोहन राकेश का सर्वश्रेष्ठ नाटक है दोस्तों, उसमें हम इनके द्वारा रचित जो नाटक है उनके विषय में देखें तो मोहन राकेश जी ने अधिक नहीं मात्र 3 मुख्य नाटक लिखे थे, जिनमें लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन और आधे अधूरे, और तीनों ही इनके नाटक पठन की दृष्टि से व रंगमंच की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ नाटक थे दोस्तों। अब उन्हीं नाटकों में अश्व घोष रचित शौदरानंद है, उसका ये हिंदी अनुवाद जो अपना नाटक है लहरों के राजहंस, उसे पढ़ते हैं दोस्तों। लहरों के राजहंस जो नाटक है, इसके प्रमुख पात्र एवं उनका परिचय। इसके कौन कौन से पात्र मुख्य है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि चाहे कोई एकांकी हो, चाहे नाटक हो, चाहे कोई कहानी या उपन्यास हो, सभी में कुछ केंद्रीय पात्र होते हैं जिन्हीं के इर्द गिर्द अपने पूरे उसकी कहानी चलती है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसके पात्रों के विषय में देख लेते हैं। वैसे देखा जाए तो इसके नायक और नायिका जो 2 मुख्य पात्र है वो नंद और सुंदरी है दोस्तों। ये महाराज जो सिद्धार्थ है, या यूँ कह सकते हैं कि जो भगवान बुद्ध है उनके सौतेले भाई नंद और उनकी पत्नी सुंदरी को लेकर लिखा गया ये नाटक है दोस्तों। बड़ा ही अच्छा नाटक है ये। इसके कई अंक आ चुके हैं, कई बार ये और भी अच्छा सुधार के लिखा जा चुका है। यह मुख्यतः 3 अंकों में विभाजित नाटक है। तो देखिए नाटक के प्रमुख पात्र और उनका परिचय। नाटक का मुख्य पात्र या केंद्रीय पात्र दोस्तों नंद गौतम बुद्ध का सौतेला भाई था। नाटक का केंद्रीय पात्र नंद जो गौतम बुद्ध का सौतेला भाई था, यह नाटक उनके मानसिक द्वंद्व के इर्द गिर्द रचा गया है दोस्तों। नंद है वो अपनी मानसिकता से और द्वंद्व अवस्था से ग्रसित है, यह कह सकते हैं कि अपनी मानसिक विचलन अवस्था से ग्रसित है दोस्तों। एक और वे गौतम बुद्ध यानी तथागत से प्रभावित होकर भिक्षु बनना चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर अपनी पत्नी सुंदरी पर भी अनुरक्त है दोस्तों। ये दौलायमान मन से दुखी है। नंद है वो एक तरफ तो गौतम बुद्ध से, जो कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद आए हुए हैं और अपने ही नगर में कपिल वस्तु में उपदेश दे रहे हैं, कई सारे उन्होंने अपने वहाँ शिष्य भी बनाए हैं। तो ये एक और तो उनसे प्रभावित होकर उनका बौद्ध भिक्षु बनना चाहता है, वहीं दूसरी ओर यह अपनी पत्नी सुंदरी पर भी अत्यधिक अनुरक्त है, उससे बहुत अधिक स्नेह और प्रेम करता है। इसी वजह से वो विचलित है कि मैं क्या करूँ या क्या न करूँ वाली स्थिति से है दोस्तों। ये इसी स्थिति पर लिखा हुआ ये नाटक है, और अंत में इसमें किसकी जीत होती है यही यहाँ बताया हुआ है। जब नंद वही दूसरी ओर अपनी पत्नी पर भी अनुरक्त है, जब नंद सुंदरी के पास होते हैं तब वे आध्यात्मिक होना चाहते हैं, लेकिन जब तथागत के निकट होते हैं, बुद्ध के पास होते हैं, तो सांसारिकता से मुक्त नहीं हो पाते। नंद का
मन का, नंद है इस नाटक में मन का प्रतीक है दोस्तों। नंद को यहाँ मन का प्रतीक माना गया है। इस नाटक का दूसरा जो नायक है, या ये न्यों कह सकते हैं कि नायक के जो अन्य और जो साथी पात्र है उनमें श्यामांग आता है दोस्तों। ये नंद का कर्मचारी है। यह वैचारिक रूप से अंतर्द्वंद में जीता है। इसका मन भी नंद और लहरों के राजहंस की तरह स्थिर नहीं है। इसको यहाँ प्रतीक रूप से लहरों की राजहंस माना है। लहरों का राजहंस जो यहाँ इस नाटक का नाम रखा है वो उसी प्रकार से रखा हुआ है दोस्तों। श्यामांग यहाँ लहरों के राजहंस का जो रोल है उसे अदा करता है। एक तरह से ये भी नंदी की तरह अस्थिर अवस्था में जीवन जीता है। सुंदरी, नंद की रूप गर्विता रानी जो सांसारिकता में पूरी तरह रमी हुई है। वह गौतम बुद्ध के सन्यास के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से यशोधरा की उदासीनता को दोषी मानती है। सुंदरी संसार का प्रतीक है दोस्तों। जैसे नंद मन का प्रतीक है वैसे ही यहाँ सुंदरी है वो संसार का प्रतीक है, और श्यामांग है वो राजहंस का प्रतीक है इस नाटक में। तो ये जैसे कि मुख्य पात्रों में नायक नंद जो कि मन का प्रतीक है, नायिका सुंदरी जो कि संसार का प्रतीक है, श्यामांग जो सह नायक या इनका कर्मचारी है, ये राजहंस का प्रतीक है। इसी क्रम में दोस्तों अगले जो पात्र आते हैं इसमें श्वेतांग। श्वेतांग नंद का प्रधान कर्मचारी तथा राजमहलों में नंद और सुंदरी का विश्वास पात्र है। ये नंद का प्रधान कर्मचारी है तथा राजमहल में नंद और सुंदरी का विश्वास पात्र भी है दोस्तों। अगला पात्र इसका मुख्य अलका। ये सुंदरी की परिचारिका व सहेली जो उसका पूरा ध्यान रखती है। ये सुंदरी की सेवा करने वाली उनकी सहेली है जो उसका पूरा ध्यान रखती है। अगला पात्र मैत्रेय। ये नंद का मित्र है। मैत्रेय नंद का मित्र है दोस्तों, जो नंद से मित्रता निभाते हुए ये सुंदरी के प्रति भी विश्वास पात्र है। अगला शशांक। ये गृह अधिकारी है। भिक्षु आनंद गौतम बुद्ध का शिष्य। यहाँ भिक्षु आनंद गौतम बुद्ध के शिष्य को लिया है दोस्तों, जो भगवान बुद्ध के साथ यहाँ कपिलवस्तु आए हुए हैं और दीक्षा आदि लेने वालों में ये भगवान बुद्ध की सहायता करता है। जो दीक्षार्थी आते हैं उन्हें दीक्षा आदि देता है और बौद्ध धर्म के विषय में बतलाता है। निहारिका जो एक दासी है यहाँ। तो हम देख चुके हैं कि इस नाटक के प्रधान पात्रों में नंद है, श्यामांग है, सुंदरी है, श्वेतांग है, अलका है, मैत्रेय, शशांक, भिक्षु आनंद, निहारिका आदि इसके मुख्य पात्र है दोस्तों। लेकिन ये जो नाटक है मुख्य रूप से इसमें दोस्तों नंद और सुंदरी के इर्द गिर्द ही चलता है। ये इसके नायक और नायिका है। इस नाटक के संबंध में लेखक ने लिखा है कि सन 1958 में आषाढ़ का एक दिन के बाद यह उनका दूसरा नाटक है। यह नाटक अनामिका जैसी संस्था तथा अलकाजी जैसे निर्देशक द्वारा अनेक प्रयोगों के दौर से गुजरा है। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से प्रसारित हुआ है। ऐसा इनका ये नाटक है दोस्तों इनके द्वारा लिखे गए 3 नाटकों में आषाढ़ का एक दिन ये भी इनका ऐतिहासिक नाटक है दोस्तों, और लहरों के राजहंस ये भी इनका ऐतिहासिक नाटक है। इनका एक और नाटक है दोस्तों आधे अधूरे, जो इनका सामाजिक नाटक था दोस्तों। जैसा कि दोस्तों कि हमने इस नाटक के जो पात्र हैं उनके विषय में देख लिया है, आइए अब इस नाटक के सारांश को हम देखते हैं दोस्तों। लहरों के राजहंस नाटक में मोहन राकेश ने सांसारिक सुखों और आध्यात्मिक शांति के पारस्परिक द्वंद्व को नंद के माध्यम से प्रस्तुत किया है। दोस्तों ये नाटक ऐसा है, इसमें मोहन राकेश जी द्वारा सांसारिक सुख और जो आध्यात्मिक शांति है उसका एक पारस्परिक द्वंद्व है उसे यहाँ प्रदर्शित किया है, और वो किसके माध्यम से दोस्तों? नंद के माध्यम से। सिद्धार्थ द्वारा बौद्ध भिक्षु की दीक्षा लेने के बाद नंद के मन में आध्यात्मिक जीवन को अपनाने का विचार आता है। जब भगवान सिद्धार्थ है बौद्ध भिक्षु बनकर आते हैं और उनसे
बौद्ध भिक्षु की दीक्षा ले ली जाती है नंद के द्वारा। नंद के मन में आध्यात्मिक जीवन को अपनाने का विचार आता है। वह इस अंतर्द्वंद में जीता है। इससे न तो वह पूर्णतः विरक्त हो पाता है और न पूर्णतः सांसारिक, यानी कि न तो वो बौद्ध भिक्षु के आकर्षण को छोड़ पाता है, नहीं सांसारिकता को छोड़ पाता है। इस नाटक में स्त्री पुरुष संबंधों व आध्यात्मिक जीवन के परस्पर विरोध को दर्शाया गया है दोस्तों। मुख्य रूप से स्त्री पुरुष के संबंध को और आध्यात्मिक जीवन के परस्पर विरोध को दर्शाने का कार्य किया गया है। लहरों के राजहंस एक चंचल मानसिकता का परिचायक है। इस नाटक में जीवन के प्रेय व श्रेय के बीच बने एक कृत्रिम व आरोपित विरोध को उजागर किया गया है। प्रेय यानी प्रेम और श्रेय यानी श्रेष्ठ, जो श्रद्धा भाव है, दोनों में से किसे चुने, इसे यहाँ उजागर किया गया है। गौतम बुद्ध का भाई नंद एक और अपनी पत्नी सुंदरी के रूपपाश में बंधा अनिश्चित, अस्थिर व संशयी पात्र है। इसी प्रकार श्यामांग लहरों का राजहंस है, जो ना तो अपने गृहस्थ जीवन में पूर्ण है और ना आध्यात्मिक में। नहीं तो वो गृहस्थ में रम पा रहा है, न आध्यात्मिक में। इस नाटक में मुख्य दो ही पात्र हैं, नंद और सुंदरी, यानी कि इस नाटक के ये दो मुख्य पात्र, ये कह सकते हैं नायक और नायिका है। नंद इसकी नायक और सुंदरी इसकी नायिका है। चुनने का प्रश्न नंद के सामने है। यहाँ चुनाव का जो प्रश्न आता है दोस्तों, वो नंद के सामने आता है। सुंदरी ने तो अपने रूप दर्प को जीने का पर्याय मान लिया है। सुंदरी है कि वो अपनी सौंदर्यता को ही, अपने रूप को ही वो एक घमंड के समान मानकर उसे जीने का दूसरा रूप ले लेती है, कि जीने का दूसरा नाम ही सुंदरता है। इस तरह वो जीवन जी रही है। किंतु मोहन राकेश बौद्ध दर्शन के प्रतीत्य समुत्तवाद और क्षणवाद यानी कि अटूट परिवर्तन का समावेश भी इसमें कर लेते हैं। जब बौद्ध भिक्षु की दीक्षा लेकर और नंद द्वारा केस कटाने के बाद जब नंद घर पहुंचता है, सुंदरी कहती है, लौटकर वे नहीं आए, जो आया है व्यक्ति दूसरा है। यानी कि जो मेरे पास से गया था वो व्यक्ति लौटकर नहीं आया है, जो आया है वो दूसरा है। अपने अहम के टूटने पर सुंदरी में भी गहरा परिवर्तन आता है। उसको अहंकार था कि नंद उसके मोह पास से किसी प्रकार भी दूर नहीं जा सकता, लेकिन उसका वो अहम टूट जाता है, तो इससे उसमें भी परिवर्तन होता है। बौद्ध दर्शन के मतानुसार एक नदी को एक बार ही पार किया जा सकता है, दूसरी बार दूसरी नदी को ही पार करना होगा। इस तरह की स्थिति रहती है। तो यहाँ इसी भाव को दर्शाया गया है दोस्तों। नंद दो सशक्त व्यक्तियों जिनमें एक और बुद्ध तथा दूसरी ओर सुंदरी, दो सशक्त अवधारणाओं, एक और अध्यात्म और दूसरी ओर काम से आकृष्ट होता रहता है। इस प्रकार ढरकी की तरह यहां से वहां और वहां से यहां घूमता हुआ वह अपनी कोई पहचान नहीं बना पाता और राग विराग, श्रेय प्रेय तथा नारी सौंदर्य और त्यागमूलक संन्यास के बीच लुढ़कता रहता है। यह जानकर कि गौतम बुद्ध उसके द्वार से बिना भिक्षा लिए लौट गए हैं, वह अपराध बोध से ग्रस्त हो उठता है। क्षमा याचना के लिए वह वहां जाकर बौद्ध धर्म से दीक्षित हो जाता है। वो भगवान बुद्ध से क्षमा याचना के लिए जाता है, लेकिन वहां जाने पर वह बौद्ध धर्म से दीक्षित हो जाता है। और इसी अवस्था में आगे जब वो बौद्ध धर्म से ग्रसित हो जाता है दोस्तों, तभी आगे अपराध बोध से ग्रसित होने पर क्षमा याचना के लिए भगवान बुद्ध के पास जाता है और बौद्ध धर्म से दीक्षित हो जाता है। और अपने केस कर्तन के बाद मुंडित मस्तक घर लौटकर सुंदरी का साक्षात करते ही पुनः अपराध बोध का अनुभव करता है। उसे लगता है कि ये मैंने गलत कर दिया। वह किसी का विश्वास छोड़कर नहीं जी सकता, नहीं जीना चाहता। वह अपने विश्वास की तलाश में चला जाता है। उसे वास्तविक जिस चीज का विश्वास है उसकी ओर चला जाता है। आनंद एक स्थान पर नंद से कहता है, मुझसे पूछना चाहते हो। आनंद जो कि भगवान बुद्ध का शिष्य है, वो एक स्थान पर नंद से कहता है, मुझसे पूछना चाहते हो, परंतु जो व्यक्ति तुम्हारे किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकता है वह मैं नहीं हूं।
उत्तर तुम्हें केवल एक ही व्यक्ति से मिल सकता है और उस व्यक्ति का नाम है नंद। अर्थात तुम्हारे प्रश्नों के जवाब तुम्हारे पास ही है। मतलब यह है कि मनुष्य को अपना रास्ता खुद चुनना होता है। मनुष्य अपना रास्ता स्वयं चुनता है। श्यामांग नंद के मन के भटकाव की चीख है। मृग शावक नंद के बाण से नहीं, अपनी ही थकान से मरा है, जो स्वयं नंद के प्रतीकार्थ लिया गया है। सुंदरी के अहम के मूल में उसका रूप दर्भ है। वह कहती है, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है और उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। उसे अपने सौंदर्य का इतना अहम है दोस्तों कि वो अपनी सुंदरता को ही सर्वश्रेष्ठ मानकर कहती है कि मेरी सुंदरता की वजह से मेरे पति नंद है, वो हमेशा मेरे इर्द गिर्द ही रहते हैं, वो मुझे छोड़कर बौद्ध धर्म को नहीं अपना सकते। उसे इस बात का घमंड है, तो वो बार बार यशोधरा को नीचा दिखाने के लिए इस बात को कहती है। इस आधार पर वह यशोधरा के रूप की अवमानना करती है तथा बुद्ध के व्यक्तित्व को चुनौती देती है। परंतु जब नंद को मुंडित मस्तक देखती है तो उसका अहंकार खंड खंड हो जाता है। यह नाटक अश्व घोष के प्रसिद्ध महाकाव्य सौंदर नंद पर आधारित है, जिसमें दुविधाग्रस्त नंद के मन का सुंदर काव्य चित्र प्रस्तुत किया गया है। दोस्तों यह नाटक 1963 में प्रकाशित हुआ। इस नाटक में कुल 3 अंक है। दोस्तों ये पूरा नाटक 3 अंकों में लिखा हुआ है, जिसमें देखिए 3 अंकों में पहले अंक में कपिल वस्तु, राजकुमार नंद के भवन में सुंदरी का कक्ष, रात उतरने का समय, रात के समय को बताया गया है। यहाँ सुंदरी अपने भवन में, अपने महल में कामोत्सव की तैयारी में लगी हुई है। दूसरे अंक में वही कक्ष प्रत्युष से कुछ पहले, सवेरे से जस्ट पहले की बातें कुछ यहाँ बताई है दोस्तों। अंक तीसरा वही कक्ष अगली रात। इस नाटक में संपूर्ण कथा एक ही दृश्य बंध पर घटित होती है, जिनकी संक्षिप्त कथा इस प्रकार है, जैसे कि हमने यहाँ इसकी कथा को देखा दोस्तों। अब हम मोहन राकेश कृत लहरों के राजहंस के महत्वपूर्ण कथन देखते हैं, क्योंकि दोस्तों इनसे ही अधिकतर प्रश्न रिपीट होते हैं, इनसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि यह कथन किसका है, नाटक में इस टाइप के प्रश्न अधिक पूछे गए हैं आज तक की परीक्षाओं में, कि नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह किसने किससे कहा, जैसा कि ये प्रश्न है, तो ये सुंदरी अपनी दासी अलका से यशोधरा के सन्यास के संदर्भ में कहती है। सुंदरी है वो अपनी दासी अलका से यशोधरा के सन्यास के संदर्भ में ये सब कहती है कि यशोधरा की वजह से बुद्धि की ये स्थिति है। दूसरा पॉइंट देखिए दोस्तों, ये महत्वपूर्ण कथन है इस नाटक के। आत्मवंचना की भी एक सीमा होती है। आज के दिन वे आशीर्वाद देंगी और मुझे मन में क्या सोचती होंगी यह मैं अच्छी तरह जानती हूं। यानी कि यहां सुंदरी नंद से यशोधरा के संदर्भ में ये कहती है कि आत्मवंचना की भी एक सीमा होती है। आज के दिन वे आशीर्वाद देंगी मुझे, यानी कि मन में क्या सोचती होगी यह मैं अच्छी तरह जानती हूँ, यानी कि मेरे बारे में वो क्या क्या सोचती होगी। सुंदरी नंद से यशोधरा के विषय में ये कह रही है दोस्तों। तीसरा महत्वपूर्ण कथन, काम उत्सव कामना का उत्सव है। आर्य मैत्रेय में अपनी आज की कामना कल के लिए टाल कर रखूं क्यों, ये सुंदरी मैत्रेय से कहती है। जब उसके काम उत्सव में पूरे नगर से कोई भी बुलाए हुए आमंत्रित अतिथि नहीं आते हैं, अकेला नंद का मित्र मैत्रेय पहुंचता है, तो यह वह उनसे कहती है। चौथा अंक, मेरी कामना मेरे अंतर की है, मेरे अंतर में ही उसकी पूर्ति भी हो सकती है। बाहर का आयोजन उसके लिए उतना महत्व नहीं रखता जितना कुछ लोग समझ रहे हैं। यह सुंदरी आर्य मैत्रेय से काम उत्सव में नहीं आने से रुष्ट होकर या दुखी होकर कह रही है कि मेरी कामनाएं मेरे अंदर है और मैं ये उत्सव अपने लिए ही मना रही हूं, तो कोई आए न आए इसका मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। पांचवा कथन, कह नहीं सकता कौन सा उन्माद अधिक भयानक है, वह जो चेतना की ग्रंथियों को तोड़ देता है या वह जो उनमें एक ज्वार ले आता है। यह कौन सा
जो अधिक महत्वपूर्ण उन्माद है इसके। नंद माला उलझाते हुए अलका और सुंदरी के समक्ष ये कहता है दोस्तों, नंद इस बात को कह रहा है कि मेरे दिमाग से मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि कौन सा उन्माद मेरे लिए ज़्यादा श्रेष्ठ है या जटिल है। छठा कथन, कुछ है जो चेतना पर कुंडली मारे बैठा रहता है और मुझे अपने से मुक्ति नहीं देता। ये नंद सुंदरी से कह रहा है। कहने का अधिकार न हो परंतु सोचने का अधिकार तो हर एक को रहता है, ये नंद सुंदरी से कहता है। अब भी दर्पण की छाया तुम्हारे ऊपर है और तुम्हारी छाया दर्पण के अंदर, ये नंद सुंदरी से कहता है। ये महत्वपूर्ण कथन है दोस्तों इस नाटक के, जिनसे बार बार प्रश्न अक्सर रिपीट होते रहते हैं। नवा कथन, जिस ताल में इतने दिनों से थे उसका अभ्यास, उसका आकर्षण क्या इतनी आसानी से छूट सकता है? सुंदरी अलका से राजहंस के उड़ जाने पर कहती है, यानी कि महल के जिस तालाब में आज तक राजहंस रहते थे वो वहां से उड़ गए हैं, तो इसको लेकर ये सुंदरी सब कह रही है। 10वां कथन, मैं नहीं हूं, तुम नहीं हो, बह नहीं है, सब किसी उंगली से या अंगुली से आकाश में बनाए गए चित्र है जो बनने के साथ साथ मिटते भी है। यह नंद टूटे हुए दर्पण में देखकर कह रहा है दोस्तों। जब सुंदरी अपना सौंदर्य प्रसाधन कर रही थी और नंद उस अपने हाथ में दर्पण को पकड़े हुए थे, जब नंद के हाथ से दर्पण छूटकर टूट जाता है तब वो ये सब कह रहे हैं। और अंतिम कथन, किसी प्रभाव के कारण नहीं, अपनी एक आंतरिक अवस्था के कारण, और कल और आज के बीच जो बाहर जा रहा है वह भी किसी प्रभाव के कारण नहीं, अपनी एक और आवश्यकता के कारण है। नंद की दीक्षा के बाद सुंदरी को परिवर्तन का कारण बताया गया है कि नंद ने दीक्षा ले ली, उसके बाद सुंदरी पूछ रही है कि इसका कारण क्या है, तो वो सुंदरी को अपने परिवर्तन का कारण बताता है कि इस वजह से ये सब हुआ है। ये आंतरिक अवस्था, मेरे अंदर से ये आवाज़ आई है, उसकी पूर्ति के लिए ये सब मैंने किया है। तो दोस्तों उम्मीद है कि यहाँ हमने संक्षिप्त रूप से जो लहरों के राजहंस नाटक के विषय में पढ़ा है वो आप सबको अच्छा समझ में आया होगा। और दोस्तों जो पढ़ा दिया उससे बाहर आज तक कोई प्रश्न नहीं है, फिर भी मैं अगली कक्षा में इस पूरे ही नाटक को विस्तृत रूप से दोस्तों आपके सामने पठन करेंगे, इसे देखेंगे। तो आपका कोई कन्फ्यूज़न है तो फिर आप और भी उसमें देखना, और कोई अब विचलित करने वाला या आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई प्रश्न है तो आप कमेंट से बताएं और उसका समाधान पाए दोस्तों। और अपने मित्रों को शेयर जरूर करें दोस्तों, सब्सक्राइब भी करें। उम्मीद है कि पढ़ाया हुआ आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा। अच्छा पढ़े दोस्तों, आगे बढ़े। धन्यवाद।